हाँ तो दोस्तों, अभी आवाज़ नहीं आ रही थी, तकनीकी कारण से जो आवाज़ मिस कर गई थी, इस वजह से मैं दोबारा प्रश्न संख्या 1 पे जाना पड़ेगा। तो प्रश्न संख्या 1 क्या है? महिला उद्यमी सशक्तिकरण सम्मेलन 2020 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? जयपुर किया जाएगा, हैदराबाद, नई दिल्ली या लखनऊ? तो ये आयोजन जयपुर में होगा। और आयोजन करने वाली जो एजेंसीज कौन कौन है? MSME, जो आपका लघु मध्यम जो आपका जो उद्योग है उसके लिए एजेंसी बनी है, जो आपका MSME है। उसके बाद फिक्की, ये भी एक उद्योग संगठन है, और CIE भी। इन तीनों ने मिलकर ये आयोजन करना है, और ये आयोजन आपका नई दिल्ली में होगा। ये आयोजन अभी प्रस्तावित है, हो सकता है कि कोरोना की वजह से प्रभावित हो और आयोजन या तो शिफ्ट हो जाए या कैंसिल भी हो जाए। इसके अलावा अगला दूसरा सवाल देखिए। दूसरा प्रश्न है पूनम यादव को लेकर के। पूनम यादव जो किस खेल से संबंधित है और ये हाल ही में चर्चा में क्यों थी? तो पूनम यादव, जो पहला जो ऑप्शन आपका है क्रिकेट, दूसरा फुटबॉल, तीसरा हॉकी और चौथा आपका रेसलिंग है। तो पूनम यादव, एक पहले ऑप्शन पे जाइए आप कि ये क्रिकेट से संबंधित है, और जिसने हाल ही में जो आपका ICC T20 वर्ल्ड कप जो मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया में आयोजित हुआ वहाँ खेली, और वहाँ से इनका ICC वर्ल्ड 11 में चयन हुआ है। तो इनका सुर्खियों में रहने का कारण यही है, ये दो कारण हैं जिनकी वजह से पूनम यादव का नाम चर्चा में है। पूनम यादव के बाद अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है हिंद महासागर आयोग में 5वें पर्यवेक्षक के रूप में निम्न में से कौन सा देश शामिल है? हिंद महासागर में जो ऑब्जर्वर के रूप में पांचवा पर्यवेक्षक के रूप में, जो ऑब्जर्वर के रूप में जिसको शामिल किया गया, वो देश आपका कौन सा है? तो पर्यवेक्षक के रूप में जिसको आप कह सकते हैं ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वर के रूप में जो 5वां देश है, कौन सा देश है? 5th कंट्री है, और वो आपका है भारत। ठीक है, तो ये एक किस प्रकार का ओशन है? जो कमीशन कैसा है? हिंद महासागर जो कमीशन है, इंडियन ओशन कमीशन। इंडियन ओशन कमीशन ये कैसा कमीशन है? हिंद महासागर जो आपका आयोग है, तो ये आयोग किस प्रकार का आयोग है? हिंद महासागर आयोग की, हिंद महासागर आयोग, तो आयोग के बारे में जानते हैं कि इंडस या इंडियन ओशन कमीशन, इंडियन ओशन कमीशन जो आयोग है, ये आयोग क्या है और इसका क्या काम है? तो इंडियन ओशन आयोग जो 1982 में ये आयोग बना था, और इस आयोग की जो ये इंस्टीट्यूलाइज हुआ था वो आपका 1984 में। तो इस आयोग को बनाया गया 82 में, और ये संस्थागत कब हुआ? 1984, 1984 को ये संस्थागत हुआ था। इसके अंदर जो मेंबर्स कंट्रीज है वो कोसमोरोस है, मेडागास्कर है, मॉरिशस है, फ्रांस और सेशेल्स है। इस आयोग की जो ऑफिशियल जो लैंग्वेज है वो आपकी क्या होगी? ऑफिशियल लैंग्वेज आपकी फ्रेंच होगी। फ्रेंच आपकी इसकी ऑफिशियल लैंग्वेज होगी। और
जो कम्युनिटी डी इंडियन ओशन भी इसको नाम दिया गया है, इसका जो संचालक है वो आपका COI है। कौन संचालित करता है? ये COI इसका संचालन करता है। तो ये आपका COI क्या है? कम्युनिटी डी इंडियन ओशन। तो ये भी एक क्या है? इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। इसके अंदर कौन कौन से देश हैं, किस किस जो कॉन्टिनेंट के देश है? ये अफ्रीकन इंडियन ओशन, यानी ये दो प्रकार के ओशंस को कनेक्ट करता है। एक तो हो गया इंडियन और दूसरा अफ्रीकन। इंडियन अफ्रीकन ओशंस को ये कनेक्ट करता है। ये ओशन को कनेक्ट करने वाला एक ओशन कमीशन है। किन को कनेक्ट करता है? तो इंडियन अफ्रीकन ओशन को कनेक्ट करने वाला एक कमीशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है अबाउट ILO। ILO इज व्हाट? ILO हो गया आपका इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। तो ऐसे इसकी स्थापना एक तो याद रखिए 1919 में हुई। जो वर्सैलिस की जो ट्रीटी हुई, वर्सैलिस ट्रीटी किससे संबंधित थी? ट्रीटी आपकी फर्स्ट वर्ल्ड वार से संबंधित थी। तो फर्स्ट वर्ल्ड वार से संबंधित जो आपकी वर्सैलिस ट्रीटी 1919 थी, उस ट्रीटी के बाद आपका 1919 में जो आपका अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, जिसको हिंदी में आप क्या कहोगे? जो राष्ट्रीय श्रम संगठन, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन जो एग्जिस्टेंस में आया, वो आपका कब आया है? 1919 को आया। तो ये ट्रीटी ऑफ एक तो वर्सैलिस 1919 में, इसको यार जो एंड ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वार है उसके समय एग्जिस्टेंस में आया। तो ये एक अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन है और ये एक UN की एजेंसी, यूनाइटेड नेशंस की एजेंसी है, जिसका स्थापना कब हुई है? 1919 में हुई है। अब इसका मतलब ये हुआ कि 2019 में अभी हाल ही में इसको 100 वर्ष पूरे हुए हैं। कितने वर्ष पूरे हुए? 2019 में इसको 100 ईयर्स कंप्लीट किए हैं। 100 ईयर्स 1919 में स्थापना हुई और 2019 में इसने 100 साल पूरे कर लिए हैं। तो इसकी अभी ये बर्थ एनिवर्सरीज आपकी मनाई गई है। क्या मनाई गई है? बर्थ एनिवर्सरीज। इसके अलावा जो अगला क्वेश्चन है देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है पंजाब सरकार से संबंधित है। पंजाब सरकार द्वारा कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव के लिए किस ऐप को लॉन्च किया गया? तो आपको इसमें ऐप का नाम बताना है। ऑप्शन है बीट कोरोना, एंड कोरोना, कोवा पंजाब या कोरोना पंजाब। तो इसके अंदर आपका ऑप्शन होगा कोवा पंजाब। कोवा पंजाब आपका ऑप्शन होगा। तो ये पंजाब सरकार ने जो कोरोना के बारे में इस ऐप पे क्या उपलब्ध करवाएगी पंजाब सरकार? जागरूकता, लोगों को अवेयर करना, कोरोना से संबंधित किस प्रकार सावधान रहना चाहिए, क्या क्या जो जनता को क्या क्या इससे संबंधित जानकारी है वो शेयर करनी है, वो आपको इस एप्लीकेशन पे मिलेगी। तो ये आपकी एक मोबाइल एप्लीकेशन है। कोवा क्या है? एक मोबाइल एप्लीकेशन है। और पंजाब सरकार ने इस कोरोना जो कोविड-19 है ना, कोविड-19 नोवेल कोरोना वायरस जो है 2019 का, तो इसके संक्रमण को, ठीक है, ये कॉन्टेजियस जो संक्रमण है, इस संक्रमण को रोकने के लिए पंजाब सरकार ने ये एक सराहनीय कदम बढ़ाया है और इसको लॉन्च किया है। अगला सवाल देखिए, अगला प्रश्न है स्मार्ट सिटीज के लिए। भारत की स्मार्ट सिटीज में स्मार्ट से प्रदान कर लीजिए इन जेसिस जो किस कंपनी के साथ समझौता किया है? तो वो कंपनी आपकी है क्वालकॉम। मतलब ये एक स्मार्ट सिटीज का स्मार्ट सिटीज को स्मार्टनेस प्रोवाइड करने के लिए जो भारतीय शहरों का एक प्रोजेक्ट है जो स्मार्ट सिटीज का प्रोजेक्ट है। और स्मार्ट सिटीज का ये प्रोजेक्ट जो इनजेसिस का किसके साथ जो डील हुआ है? वो डील हुआ है क्वालकॉम आपकी एक कंपनी है और उसके साथ डील हुआ। तो ये क्वालकॉम एक क्या है? एक आईटी कंपनी है। क्या है? एक आईटी कंपनी है। और आईटी से रिलेटेड स्मार्ट सिटीज में जो भी डेवलपमेंट होने हैं वो डेवलपमेंट आपका कौन करेगा? ये आपका क्वालकॉम करेगा। अगला सवाल देखिए, अगला प्रश्न है पी
गोपी चंद। पी गोपीचंद को लेकर, पुलेला गोपीचंद के लेकर के आपका एक अगला सवाल है। तो पुलेला गोपीचंद जो एक महान बैडमिंटन खिलाड़ी है, बैडमिंटन प्लेयर है, और इन्होंने अपनी जो एक बैडमिंटन एकेडमी भी चलाते हैं, बैडमिंटन एकेडमी इनकी तरफ से चलाई जाती है। प्रश्न ये है कि ये किस खेल से जुड़े हैं। तो ये जैसे कि अभी हम डिस्कस कर रहे हैं कि ये आपका पी गोपीचंद है, वो बैडमिंटन से जुड़े हुए हैं। अब पी गोपीचंद जो आपका पी गोपीचंद है, 2011 में इन्होंने प्रकाश पादुकोण के बाद 2011 में आफ्टर प्रकाश पादुकोण पहला जो कप है पादुकोण, ठीक है। इनके बाद 2011 में ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन ओपन चैंपियनशिप, कैसी चैंपियनशिप थी? ओपन चैंपियनशिप। और ये चैंपियनशिप जीती थी 2011 में पी गोपीचंद ने। इससे पहले किसने जीती थी? प्रकाश पादुकोण ने। तो गोपीचंद जो बैडमिंटन में अपनी एक एकेडमी चलाते हैं, गोपीचंद बैडमिंटन एकेडमी। उस एकेडमी का नाम भी आपका गोपीचंद बैडमिंटन एकेडमी है। तो पी गोपीचंद का नाम जो एक सवाल, इसके नाम से एक सवाल जो पूछा जा सकता है, तो इन्होंने ऑल इंग्लैंड जो बैडमिंटन ओपन जो चैंपियनशिप जीती है ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन की, वो आपकी 2011 में जीती है। इससे पहले कौन जीता था? प्रकाश पादुकोण। इससे पहले आपका प्रकाश पादुकोण ने ये आपकी चैंपियनशिप जीती थी। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, ब्रिटेन के वित्त मंत्री जो हाल ही में ब्रिटेन के वित्त मंत्री नियुक्त हुए हैं, जो जिनके पूर्वज है वो भारतीय मूल के हैं, तो वो फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ यूके। तो यूके के वित्त मंत्री हाल ही में जो नियुक्त हुए कौन है? पहला ऑप्शन देखिए, ऋषि सुनक, साजिद जावेद, तक्षत मूर्ति और रोहन मूर्ति। तो आपका तक्षत मूर्ति तो है नहीं, आपका इसमें ऑप्शन होगा ऋषि सुनक। ऋषि सुनक है, और यहाँ जो आपकी जो तक्षत मूर्ति है ये इनकी वाइफ है, और वो इन्फोसिस, जो आप इस बड़ी कंपनी का नाम आपने सुना होगा इन्फोसिस, इसके फाउंडर है NR नारायण मूर्ति। NR नारायण मूर्ति जो आपके इन्फोसिस के जो फाउंडर है, उनकी पुत्री, उनकी डॉटर है तक्षत मूर्ति। उनकी डॉटर कौन है? तक्षत मूर्ति, जो आपकी वित्त मंत्री जो बने हैं ऋषि सुनक, उनकी वाइफ है। तो ये ब्रिटेन के जो वित्त मंत्री में ऑप्शन में आप किसको सही करोगे? ऋषि सुनक को करोगे। ये कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन ए, ऋषि सुनक। अगला प्रश्न देखिए, फेसबुक डेवलपर्स कॉन्फ्रेंस कहां आयोजित होने वाला था? फेसबुक डेवलपर्स कॉन्फ्रेंस, FB जो फेसबुक है, फेसबुक, ये F8 के नाम से ये कॉन्फ्रेंस पॉपुलर है। किस नाम से पॉपुलर है? फेसबुक F8। फेसबुक F8 के नाम से ये आपका कॉन्फ्रेंस पॉपुलर है, फेसबुक F8, इसको इस नाम से भी जाना जाता है। तो ये कॉन्फ्रेंस है वो कहां आयोजित होने वाला है? तो यहां आपका सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया में, सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया, न्यूयॉर्क जो हो गया, सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया हो गया। इसके अलावा सैन जॉन्स, ये आपका सैन जॉन्स। तो दो कैलिफोर्निया के दो प्लेस है, सैन फ्रांसिस्को एंड सैन जॉन्स, जो कैलिफोर्निया में। तीसरा ऑप्शन आपका एक है वो आपका न्यूयॉर्क है, और फिर ये वॉशिंगटन है। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? फेसबुक डेवलपर्स कॉन्फ्रेंस। फेसबुक डेवलपर्स जो कॉन्फ्रेंस है ये आपका एक गूगल डेवलपर्स कॉन्फ्रेंस भी इसको कह सकते हैं। तो 2016 तक तो ये आपका यहाँ होता था सैन फ्रांसिस्को में, 2016 की डेट है, यहाँ तक तो आपका कहाँ होता था? सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया होता था। लेकिन 2017 से
सैन जोन्स में होने लगा है। कैलिफोर्निया में है लेकिन दूसरा शहर है सैन जोन्स। तो सैन जोन्स में गूगल है इस कॉन्फ्रेंस को आयोजित करता है। और ये कॉन्फ्रेंस जो आयोजित करने किसके रिलेशन में आयोजित करता है, जितने भी जो आपके आईटी डेवलपर्स हैं, जो आपके फेसबुक के और जो गूगल के या जो भी जितने डेवलपर्स हैं, उन डेवलपर्स को लेकर के ये कॉन्फ्रेंस आयोजित की जाती है। और उनके प्रमोशन के लिए, उनके फर्दर डेवलपमेंट के लिए ये कॉन्फ्रेंस है वो हर साल आयोजित होता है। इससे अगला सवाल देखिए। हाँ जी, अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 10। इलाहाबाद जंक्शन का नाम बदलकर क्या किया गया? इलाहाबाद जंक्शन बुलंदराज, इलाहाबाद, प्रयागराज या जिलाबाद? तो इलाहाबाद हाल में यूपी सरकार ने इलाहाबाद जंक्शन का नाम बदल के प्रयागराज कर दिया और इलाहाबाद शहर का नाम भी बदल दिया गया। इलाहाबाद शहर, इलाहाबाद सिटी का नाम क्या रख दिया गया? इलाहाबाद सिटी बदल के हो गई आपकी प्रयागराज, प्रयागराज रामबाग कर दिया गया, प्रयागराज रामबाग। तो ये दो परिवर्तन तो यूपी गवर्नमेंट ने कर दिए और एक और परिवर्तन का प्रस्ताव है वो आगे जो केंद्र सरकार को भेजा गया है, वो है आपका इलाहाबाद विश्वविद्यालय। इलाहाबाद विश्वविद्यालय, इलाहाबाद विश्वविद्यालय एक वो विश्वविद्यालय है जो देश का चौथा सबसे पुराना विश्वविद्यालय। एक तो ये इसका एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ? देश का चौथा विश्वविद्यालय है इलाहाबाद। और इलाहाबाद के विश्वविद्यालय की जो स्थापना हुई है वो आपकी 1987 में इसकी स्थापना हुई और देश का चौथा ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी है। कैसा यूनिवर्सिटी है? फोर्थ ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी। इसका मतलब जो सबसे पुराना यूनिवर्सिटी है वो कौन सा होगा? वो आपका नालंदा यूनिवर्सिटी है। और नालंदा यूनिवर्सिटी किस स्टेट की है? तो बिहार के स्टूडेंट तो इसको आराम से कर सकते हैं क्योंकि दे नो इट नालंदा यूनिवर्सिटी। नालंदा यूनिवर्सिटी को बिहार के स्टूडेंट अच्छी तरह से पहचान सकते हैं क्योंकि ये इंडिया की सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी है, ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ इंडिया। इंडिया की सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी आपकी नालंदा है और वहीं आपकी जो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी है ये आपकी चौथी पुरानी यूनिवर्सिटी है, फोर्थ ओल्ड यूनिवर्सिटी ऑफ इंडिया। तो इस यूनिवर्सिटी को क्या कहेंगे? ऑक्सफोर्ड ऑफ ईस्ट भी कहते हैं। ये एक इतनी पॉपुलर यूनिवर्सिटी है, इसको ऑक्सफोर्ड ऑफ ईस्ट क्या कहते हैं? ऑक्सफोर्ड ऑफ ईस्ट भी कहा जाता है। ईस्ट का ऑक्सफोर्ड, और हम लोग ईस्ट में ही आते हैं तो ईस्ट का ऑक्सफोर्ड भी सिटी को कहा जाता है। तो ये आपका जो अभी इलाहाबाद जंक्शन का नाम बदला है, प्रयागराज हो गया है, इलाहाबाद सिटी का नाम प्रयागराज रामबाग हो गया है, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, इसको बदलने का भी जो प्रपोजल गया है उसकी जगह क्या हो जाएगा? प्रयागराज विश्वविद्यालय। ये प्रपोजल गया है प्रयागराज विश्वविद्यालय कर देने का। प्रयागराज विश्वविद्यालय नाम परिवर्तन करके प्रयागराज विश्वविद्यालय करने का प्रस्ताव जो है वो सरकार को आगे भेजा गया है। अगला सवाल देखिए, विश्व गौरैया दिवस। तो इसमें गौरैया, जो सभी पर्यावरण प्रेमी इस शब्द को अच्छी तरह से जानते होंगे कि जो अपने आप में गौरैया क्या है। तो विश्व गौरैया दिवस है वो कब मनाया जाता है? तो गौरैया एक पक्षी का नाम है। गौरैया किसका नाम है? पक्षी का नाम है। गौरैया कौन है? गौरैया आप
का एक पक्षी है, एक दुर्लभ पक्षी है, उसका नाम है, वो सुंदर पक्षी उसका नाम है। और ये एक दिवस के रूप में इसको मनाया जा रहा है। दिवस में इसलिए कि इस पक्षी को बचाने के लिए जागरूकता फैलाना, पक्षी को बचाने के लिए जागरूकता लोगों में लाई जा सके। बस किसी भी डे को हाईलाइट करने का यही प्रयोजन होता है कि उस एक्टिविटी या उस पर्टिकुलर जो आपका जो बर्ड है या कोई भी आपका जो प्राणी है, तो ये आपका एक बर्ड है और इसको बचाने के लिए, लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए ये दिवस तो मनाया जाता है। लेकिन ये दिवस कब मनाया जाता है? 20 मार्च हो गए, 21 मार्च हो गए, 19 मार्च हो गए या 18 मार्च हो गए। तो इसके पीछे जो स्टोरी है वो क्या है? गौरैया दिवस आपका हाल ही में अभी हमने मनाया है और वो था 20 मार्च को। लेकिन इसमें योगदान, जो सबसे ज़्यादा योगदान है वो है मोहम्मद दिलावर का। किसका योगदान है? मोहम्मद दिलावर का, जिन्होंने एक सोसाइटी गठित की थी, मोहम्मद दिलावर। ये नाम याद रखिए क्योंकि ये जो दिवस को घोषित करवाने में इनका बहुत बड़ा योगदान है। इन्होंने एक सोसाइटी बनाई, नेचर फॉर एवर, नेचर फॉर एवर सोसाइटी। तो नेचर यानी कि जो आपका एक एनवायरमेंटलिस्ट है, ये इन्होंने प्रकृति को बचाने के लिए एक सोसाइटी का गठन किया, नेचर फॉर एवर सोसाइटी। और इनको 2008 में जो टाइम जो मैगजीन है, टाइम मैगजीन में इनको कहा गया है हीरोज ऑफ द एनवायरनमेंट। 2008 में इनको, 2008 में जो टाइम मैगजीन है, टाइम मैगजीन ने इनको क्या कहा गया? हीरोज ऑफ एनवायरनमेंट, पर्यावरण का हीरो है। तो पर्यावरण का हीरो कौन है? मोहम्मद दिलावर। तो मोहम्मद दिलावर को ही अगर विश्व गौरैया दिवस आप मना रहे 20 मार्च को हर साल, तो उसमें आपका नाम जिसको श्रेय जाता है वो मोहम्मद दिलावर को जाता है। इनके साथ में इस दिवस को घोषित कराने में जो एक विदेशी एजेंसी ने जो सहयोग किया है, तो वो विदेशी एजेंसी कौन सी है? इकोसिस एक्शन ऑफ फ्रांस। इकोसिस एक्शन ऑफ कहाँ की है? फ्रांस की है। और इस एजेंसी ने इस दिवस को घोषित कराने में मदद की है, इसलिए तो ये विश्व गौरैया दिवस घोषित हो गया है। कोई राष्ट्रीय गौरैया दिवस नहीं है, जो वर्ल्ड गौरैया डे है। अगला प्रश्न देखिए। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला प्रश्न है आपका, घरेलू क्रिकेट के तेंदुलकर, घरेलू क्रिकेट के तेंदुलकर नाम से किसको जाना जाता है? घरेलू क्रिकेट के तेंदुलकर, तेंदुलकर ऑफ डोमेस्टिक क्रिकेट, डोमेस्टिक क्रिकेट के तेंदुलकर, जिन्होंने हाल ही में रिटायरमेंट लिया है गेम से। अजिंक्य रहाणे भी खेल रहे हैं। तो वासीम जाफर यहां ऑप्शन होगा। कौन होंगे? वासीम जाफर। वासीम जाफर ने हाल ही में संन्यास लिया, जिनको आप घरेलू क्रिकेट के तेंदुलकर कहते हैं, क्योंकि इन्होंने जो ये रणजी खेलते थे, रणजी ट्रॉफी, और किस टीम से खेलते थे? पहले ये महाराष्ट्र से खेलते थे, उसके बाद ये आगे विदर्भ की टीम से। तो इन्होंने 19,000 और समथिंग रन बनाए, जो सबसे ज्यादा रन अगर जो घरेलू क्रिकेट में देखा जाए तो आपको वासीम जाफर के रन माने जाते हैं। सबसे ज्यादा घरेलू क्रिकेट में किसके रन है? वासीम जाफर के। तो वासीम जाफर आपका जो डोमेस्टिक क्रिकेट का बहुत बड़ा नाम है, डोमेस्टिक क्रिकेट में इनका बहुत बड़ा जो अचीवमेंट रहा है, और इस अचीवमेंट को सिर्फ वासीम जाफर के नाम से ही आप पहचान सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, भारत सरकार द्वारा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2020 का मुख्य आयोजन है निम्न में से किस शहर में किया जाएगा? अभी जो ये जो आयोजन होता है वो 21 जून को होता है, क्योंकि सबसे पहले 21 जून 2015 को योग दिवस घोषित किया गया। ठीक है ना? ये है आपका वर्ल्ड योग डे, वर्ल्ड योगा डे। और सबसे पहले इसकी घोषणा कहाँ
जो आपकी कब की गई, 21 जून 2015। इसका मतलब ये हुआ कि 21 जून को इसका ये दिवस आपका आयोजन होगा, लेकिन ये आयोजन किस शहर में होगा, तो वो आपका हो जाएगा ले। ये कहाँ होगा, ये आपका ले में आयोजित होगा, ले में आयोजित इसको किया जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है बीबीसी इंडिया। अगला प्रश्न किसका है, बीबीसी इंडिया का स्पोर्ट्स वुमन ऑफ द ईयर का खिताब किसने जीता। बीबीसी इंडिया ने ये अभी अपना जो पहला जो पुरस्कार शुरू किया, और पहले ही पुरस्कार में ये पुरस्कार किसको दिया गया है, दूती चंद, मैरी कॉम, पीवी सिंधु या विनेश फोगाट। तो इस खिताब को देने से पहले बीबीसी इंडिया ने 5 वीमन स्पोर्ट्स वीमन को सेलेक्ट किया, पहली 5 वीमन को इसके लिए सेलेक्ट किया, और फाइनली उनमें से एक वीमन को सेलेक्ट किया। तो ये 5, जिसमें जो 4 तो दिख रही है, और 5वीं जो वीमन है वो आपकी मानसी जोशी, जो पैरा खिलाड़ी है। पैरा खिलाड़ी क्या नाम है, मानसी जोशी। तो इन 5 खिलाड़ियों का चयन किया गया फाइनल राउंड तक, और 5 खिलाड़ियों में से अंतिम रूप से जो चयनित हुई उस खिलाड़ी का आपको नाम बताना है। अंतिम रूप से चयनित वो खिलाड़ी कौन थी, तो क्या वो दूती चंद थी, या मैरी कॉम थी, या पीवी सिंधु थी, या विनेश फोगाट थी। विनेश फोगाट आपको पता है कि वो रेसलिंग से संबंधित है। मैरी कॉम आपकी नहीं थी, दूती चंद आपकी एथलीट भी नहीं थी, पीवी सिंधु जो बैडमिंटन खिलाड़ी है, और ये जो मानसी जोशी ये भी पैरा बैडमिंटन से संबंधित है। तो इसमें आपका कौन होगा, पीवी सिंधु होगी। पीवी सिंधु जिन्होंने रियो ओलंपिक 2016 में, पीवी सिंधु ने 2016 में जो रियो ओलंपिक हुआ था, रियो कहाँ आया हुआ है, ब्राजील में है। तो रियो ओलंपिक में इन्होंने सिल्वर मेडल जीता था इंडिया के लिए। कौन सा मेडल जीता, सिल्वर मेडल जीता, और इसी वजह से बीबीसी इंडिया ने इनका चयन किया है स्पोर्ट्स वुमन ऑफ द ईयर। स्पोर्ट्स वुमन ऑफ द ईयर के लिए बीबीसी इंडिया ने इनका चयन किया है। तो ये जो आपका सवाल इसमें हो जाएगा पीवी सिंधु। कौन सा सही होगा, पीवी सिंधु। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है भारत में अमेरिका के राजदूत कौन है। तो केनेथ आई जेस्टर, सोहेल मोहम्मद, डोमिनिक एस कीथ और निकोलाई कुडाशेव। तो इसमें आपके होंगे केनेथ आई जेस्टर। केनेथ आई जेस्टर ये आपके कौन है, भारत में अमेरिका के राजदूत है। और ये राजदूत अभी सुर्खियों में क्यों आए। केनेथ आई जेस्टर जो 2017 से भारत में यूएसए के एम्बेसडर है। क्या है, एम्बेसडर यानी राजदूत है। और ये राजदूत 2017 से अभी कार्यरत है। लेकिन जो हाल ही में जो सुर्खियों में आने का है कारण कि हैदराबाद में जो कुतुबशाही मकबरे हैं, हैदराबाद के कुतुबशाही मकबरे, उनके जीर्णोद्धार के लिए, मकबरों के जीर्णोद्धार, उनको पुनर्जीवित करने के लिए, उनका पुनरुद्धार करने के लिए, उनका उसके लिए एक फंड इन्होंने रिलीज किया था। और इसी वजह से केनेथ आई जेस्टर है वो सुर्खियों में है। तो केनेथ आई जेस्टर क्यों सुर्खियों में है, केनेथ आई जेस्टर के सुर्खियों में होने का ये कारण है कि इन्होंने हैदराबाद में स्थित जो कुतुबशाही मकबरे हैं उनके जीर्णोद्धार के लिए फंड दिया है। बस इस वजह से ये सुर्खियों में है। अगला प्रश्न देखिए, पीके बनर्जी जिनका पूरा नाम है प्रदीप कुमार बनर्जी, पीके बनर्जी के नाम से जाने जाते हैं। तो हाल ही में उनका निधन हो गया। वो किस खेल से संबंधित थे, क्या वो क्रिकेटर थे, फुटबॉलर थे, टेनिस प्लेयर थे या हॉकी के खिलाड़ी थे। तो वो आपका फुटबॉलर थे। वो 83 साल की उम्र में इनका हाल ही में निधन हो गया। वो आपके कहाँ से बिलोंग करते थे, जलपाईगुड़ी
जलपाईगुड़ी से बिलोंग करते हैं। और इनको 1961 में, जिस समय आपके अर्जुन अवार्ड शुरू हुए थे, उसी समय 1961 में इनको अर्जुन अवार्ड भी दिया गया। अर्जुन अवार्डी थे, अर्जुन अवार्डी। ये फुटबॉलर भी थे और फुटबॉल टीम के कोच भी थे, फुटबॉलर और फुटबॉल टीम के कोच भी थे। तो ये है आपके पीके बनर्जी, जिनका हाल ही में निधन हो गया। अगला प्रश्न देखिए, टोक्यो ओलंपिक 2020 के अध्यक्ष कौन है? तो अध्यक्ष आपके हैं इसमें योशिरो मोरी। कौन अध्यक्ष है? योशिरो मोरी। तो टोक्यो ओलंपिक कब आयोजित हो रहा है? 24 जुलाई से लेकर के 9 अगस्त तक। और कोरोना की वजह से अभी ये एक स्पोर्ट्स एक्टिविटी है जो अभी कैंसिल नहीं हुई है। तो योशिरो जो मोरी है, ये आपके टोक्यो ओलंपिक 2020 के अध्यक्ष है। और इसकी जो डेट है वो 24 जुलाई से 9 अगस्त के बीच ये गेम आपके आयोजित होने वाले हैं। तो टोक्यो के अंदर जो ये ओलंपिक हो रहे हैं, इससे पहले टोक्यो में ओलंपिक 1964 में हुए थे। तो 64 के बाद ये अब 2020 में टोक्यो में ओलंपिक गेम्स हो रहे हैं। अगला प्रश्न देखिए, भारत की पहली महिला फुटबॉल खिलाड़ी जो किसी फुटबॉल क्लब से जुड़ी है। फुटबॉल क्लब जैसे कि जो ये जिस खिलाड़ी जो जुड़ी है वो है स्कॉटिश। ये कौन सा जो फुटबॉल क्लब है? ये फुटबॉल क्लब है आपका स्कॉटिश वुमेन्स प्रीमियर लीग क्लब। स्कॉटिश वुमेन्स प्रीमियर लीग क्लब। कौन सा क्लब है? स्कॉटिश का है। तो ये इस बड़े क्लब से जुड़ी है। और भारत की वो कौन सी फुटबॉलर है? क्या वो अदिति चौहान है, मनीषा कल्याण है, एस रोजा देवी है या बाला देवी है? तो ये आपकी मणिपुर की है। और कौन है? बाला देवी। बाला देवी जो फुटबॉलर है, जो इंटरनेशनल या स्कॉटिश जो वुमेन्स प्रीमियर लीग क्लब है, इस क्लब से जुड़ी है। इस क्लब में इनको सेलेक्ट किया गया है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है एशियाई विकास बैंक। कौन सा है? एशियाई विकास बैंक, जिसको एडीबी बोलते हैं, एशियन डेवलपमेंट बैंक। ठीक है। जो रीजनल डेवलपमेंट, जो एशिया का रीजनल क्षेत्र है, रीजनल डेवलपमेंट के लिए इस बैंक का गठन किया गया। रीजनल डेवलपमेंट के लिए इस बैंक का गठन किया गया। वो बैंक है आपकी एडीबी। इसका मुख्यालय यानी हेडक्वार्टर कहाँ है? मनीला में है। मनीला कहाँ स्थित है? मनीला आपका फिलीपाइंस में है। मनीला आपका फिलीपाइंस में है एडीबी। अब प्रश्न क्या है? एडीबी ने पाकिस्तान को कितना फंड अलॉट किया है? एडीबी ने पाकिस्तान को जो फंड अलॉट किया है वो कितना किया है? तो पहला ऑप्शन है आपका 58 करोड़ डॉलर, दूसरा है 35 करोड़ डॉलर, तीसरा 23.8 करोड़ डॉलर, चौथा है आपका 23 करोड़ डॉलर। तो इनमें आपका कौन सा जवाब सही होगा? ये 35 करोड़ डॉलर। कितना है? 35 करोड़ डॉलर। तो इतना जो फंड है पाकिस्तान को जो मदद करने के लिए जो आपने दिया है एडीबी ने। तो एडीबी जिसकी एस्टेब्लिशमेंट कब हुई है? 19 दिसंबर 1966 को। 19 दिसंबर 1966 को एडीबी की स्थापना की गई है। इसका मुख्यालय आपका हेडक्वार्टर मनीला में है। हाल ही में इसने 35 करोड़ डॉलर का पाकिस्तान को जो फंड अलॉट किया है। और इसके अलावा बस ये इसका जो मेन मकसद है वो रीजनल डेवलपमेंट है। अगला प्रश्न देखिए, वर्ल्ड हैप्पीनेस डे। अगला प्रश्न है आपका वर्ल्ड हैप्पीनेस डे। तो वर्ल्ड हैप्पीनेस डे आपका कब मनाया जाता है और कब मनाया जाना शुरू हुआ? तो वर्ल्ड हैप्पीनेस डे किस लिए मनाया जाता है? ये एक इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस होता है और इसको 2006 में जैमी इलियन ने स्थापित किया है। 2006 में जैमी इलियन द्वारा स्थापित इंटरनेशनल डे ऑफ
इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस, हैप्पीनेस प्रसन्नता, प्रसन्नता को पूरे विश्व में फैलाने के लिए, प्रसन्नता को पूरे विश्व में प्रसन्नता के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए ये डे है वो आपका किसने शुरू किया है? जेमी इलियन है। और कब शुरू किया? जेमी इलियन है। जेमी इलियन ने इसे शुरू किया 2006 में स्थापित किया। जेमी इलियन कौन है? जेमी इलियन है सीईओ ऑफ द यूएन न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की सीईओ है। तो इस साल का 2020 का जो थीम रखा गया है वो हैप्पीनेस फॉर ऑल टुगेदर। क्या थीम है? सभी के लिए प्रसन्नता, हैप्पीनेस टू ऑल, सभी को, सभी प्रसन्न हो, टुगेदर, ये थीम है आपका 2020 हैप्पीनेस डे का। 2020 हैप्पीनेस डे का थीम क्या है? हैप्पीनेस टू ऑल टुगेदर, हैप्पीनेस टू ऑल टुगेदर, ये इसका थीम रखा गया है। तो 2006 में, एक तो ये याद रखने लायक कि ये 2006 में एस्टेब्लिश करने वाली या इस डे को जो घोषित करवाने वाली जो महिला है वो आपकी जो व्यक्ति, जो पर्सन है आपका, वो जेमी इलियन है। और जेमी इलियन आपका इन्होंने इसको इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस एस्टेब्लिश किया। और जेमी कौन है? ये आपका सीईओ है। जेमी जो है वो आपका सीईओ है। और वो सीईओ किसका है? यूएन न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। सीईओ फॉर व्हाट? ये किसके सीईओ है आपके? जेमी जो इलियन है, जेमी इलियन सीईओ ऑफ यूएन, यूनाइटेड नेशंस न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, यूनाइटेड नेशंस न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, इसके सीईओ है आपके जेमी इलियन। जेमी इलियन, जेमी, तो ये जेमी, ये पर्सन जो है आपके, ये यूनाइटेड नेशंस न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के सीईओ है। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, एमसीआई के सर्वे में राजस्थान का कौन सा मेडिकल कॉलेज का नाम आया? एमसीआई सर्वे, एमसीआई पहले तो बताइए कि एमसीआई आपका क्या है? एमसीआई आपका है मेडिकल काउंसिल, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, इंडिया का मेडिकल काउंसिल है। मेडिकल काउंसिल का ही काम होता है जैसे कि आपका मेडिकल फील्ड में जो हाई और क्वालिटेटिव एजुकेशन प्रोवाइड करना, मेडिकल लाइन के कॉलेजेस है, यूनिवर्सिटीज़ है, वो एस्टेब्लिश करना, उनके लिए एग्ज़ाम्स और उनके बारे में नॉर्म्स वगैरह है वो इशू करना, तो ये आपका मेडिकल काउंसिल का काम होता है। तो मेडिकल काउंसिल जो इंडिया है इसका जो एस्टेब्लिशमेंट हुआ है, तो ये प्रश्न किया जा रहा है कि कौन सा ऐसा कॉलेज है जिसने हाल ही में एमसीआई के सर्वे में जिनका इस कॉलेज का नाम आया है, वो कौन सा आपका कॉलेज है? तो एमसीआई के सर्वे में किस कॉलेज का नाम आया है? एमसीआई के सर्वे में पहला जयपुर एसएमएस मेडिकल कॉलेज आया क्या? दूसरा ऑप्शन है आपका एसपी मेडिकल कॉलेज। अगर एसपी मेडिकल कॉलेज नहीं है तो तीसरा देखिए एम्स जोधपुर। क्या एम्स जोधपुर का नाम है? एम्स जोधपुर का अगर नाम नहीं है तो चौथा ऑप्शन आपका है इनमें से कोई नहीं। तो अब इनमें से आप किसको सही मानते हैं? एमसीआई जो एक काउंसिल है जिसको हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने रेकमेंड किया था या उसको अलाउ किया था कि इसको रिप्लेस किया जाए, एमसीआई को नेशनल मेडिकल कमीशन से रिप्लेस किया जाए। किससे रिप्लेस किया जाए? नेशनल मेडिकल कमीशन, जो नेशनल मेडिकल कमीशन से इसको रिप्लेस किया जाए। और ये जो आपका रिप्लेसमेंट है वो आपका देखो एमसीआई को अभी रिप्लेस कर ही दिया गया है, वो एनएमसी से, नेशनल मेडिकल कमीशन से इसको रिप्लेस कर दिया गया है। एमसीआई को किससे रिप्लेस किया गया? नेशनल मेडिकल कमीशन से। तो ये आपका इसमें जो कॉलेज सिलेक्शन हुआ है इसके सर्वे में तो है जयपुर एसएमएस मेडिकल कॉलेज। कौन सा है? जयपुर एसएमएस मेडिकल कॉलेज। और इसके ये जो सर्वे करने वाली जो है वो आपकी कैरियर्स 360 एजेंसी है और इस एजेंसी ने इसका सर्वे किया है और सर्वे में जयपुर एसएमएस मेडिकल को टॉप जो मेडिकल कॉलेज पाया है। अगला प्रश्न देखिए।
इनविंसिबल, अ ट्रिब्यूट टू मनोहर पारिकर। इनविंसिबल, ये आपकी क्या है, एक बुक है। एक एक यूं समझ सकते, जो कोई व्यक्ति जो गुजर गया तो उसके उसके लिए एक जो आपकी ट्रिब्यूट है, इस बुक का नाम है इनविंसिबल ट्रिब्यूट टू मनोहर पारिकर। और ये बुक जो हाल ही में डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने इसका लोकार्पण किया। किसने किया है? राजनाथ सिंह ने इस बुक का लोकार्पण किया है। तो ये बुक जो है, और जो लोकार्पण किया गया राजनाथ सिंह ने, इस बुक के राइटर कौन है आपको ये बताना है। तो इस बुक के जो राइटर है वो आपके ऑप्शन में सचिन मेहता जी है, हिमा दास है, ट्विंकल खन्ना है, या आपके तरुण विजय है। तो इसके कौन होंगे? इसके राइटर आपके तरुण विजय है। मनोहर पारिकर, जिनको आप अच्छी तरह से जानते हैं कि जो गोवा के चीफ मिनिस्टर रह चुके थे, गोवा के सीएम, भारत सरकार में वो डिफेंस मिनिस्टर भी रह चुके हैं। जो मिनिस्ट्री अभी राजनाथ सिंह के पास में है वो आपकी रक्षा मंत्रालय भी इन्होंने संभाला था। तो जो आपके मनोहर पारिकर है, गोवा के सीएम, तो मनोहर पारिकर से संबंधित ये बुक लिखी गई है। तो ये बुक जो लिखी है वो आपका तरुण विजय ने लिखी है। और एक बालचंद्र मुंगेकर ने एक बुक लिखी है, माई एनकाउंटर इन पार्लियामेंट। एक और बुक आप इसके सहित याद रख सकते हैं, माई एनकाउंटर इन पार्लियामेंट, माई एनकाउंटर इन पार्लियामेंट। तो एक ये जो बुक है, ये एक और बुक है जो याद करने लायक प्रश्न पूछा जा सकता है, जिस तरह इनविंसिबल, अ ट्रिब्यूट टू मनोहर पारिकर, लाइक दैट ये बुक है। तो ये किसने लिखी है? मुंगेकर, बालाचंद्र, इनका नाम है बालाचंद्र मुंगेकर। ये इनकी बुक है, माई एनकाउंटर्स इन पार्लियामेंट, मेरा जो संसद में संघर्ष है। वो आप इस नाम से जो बुक है वो आपकी किसकी है? बालचंद्र मुंगेकर की है। तो ये भी प्रश्न बनता है। अगला देखिए, अगला प्रश्न ये है, S&P यानी स्टैंडर्ड्स एंड पुअर। S&P का पूरा नाम क्या होगा? स्टैंडर्ड्स एंड पुअर। ये क्या है? ये एक रेटिंग एजेंसी है, ग्लोबल रेटिंग एजेंसी है। ये अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन की, अलग अलग जो आपके जो संगठन है, जो आपकी जो कंपनीज हुआ या देश हुआ, तो उनकी जो ग्लोबल रेटिंग है वो चेक करता है S&P। तो S&P ने हाल ही में जो भारत का जो जीडीपी 2020-2021 का जीडीपी में जो अभी जो अनुमान, एक एस्टीमेट बताया है वो क्या है? देखो, पूर्व का एनिमेन इन्होंने इसी ने 5.7% जो पहले बताया है, लेकिन उससे अभी हाल ही में इन्होंने कम कर दिया और ये आपका हो गया 5.2%। तो कितना हो जाएगा? 5.2% S&P, ये जो ग्लोबल रेटिंग एजेंसी है, स्टैंडर्ड्स एंड पुअर। अगला प्रश्न देखिए,
हाँ जी, तो स्टूडेंट्स देखिए अगला आपका प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 24, सर्वाइविंग इन द जर्म फील्ड। जर्म का जो फील्ड है, कीटाणुओं का फील्ड है, और इस फील्ड वर्क में एक बुक लिखी गई है, और वो बुक है जिसके इस बुक के राइटर कौन है, वो आपका मीरियम वाटरमैन होगा, जियान इन्फेंटोन हो गया, डॉक्टर सैमुअल लीवस हो गया, या टेड्रस एडनम। तो एक तो ये है कि डॉक्टर जो सैमुअल लीवस है, इन्होंने क्या है कि 1848 में इन्होंने 1848 में ये बताया कि भाई हाथ किस तरह धोने चाहिए, हाउ टू हैंड वॉश, और इसीलिए इनको हाथ धोने का पिता कहा जाता है। हाथ धोने का पिता डॉक्टर सैमुअल लीवस को कहा जाता है। लेकिन ये जो बुक लिखी है ये आपकी मीरियम वाटरमैन ने लिखी है। तो इस बुक के राइटर ये भी इसी से संबंधित है, हाथ धोने से संबंधित इस बुक में जो आपका डिटेल लिखा गया है। अगला प्रश्न देखिए, ग्लोबल रिसाइकलिंग डे। रिसाइकिल किसको किया जाता है? जैसे कि जो वेस्ट है आपका वेस्ट में क्या क्या वेस्ट आता है, जैसे कि प्लास्टिक वेस्ट हो गया, और दूसरा और कचरा जो होता है, तो उस कचरे को रिसाइकिल करके यूजेबल रिसोर्सेज, यूजेबल मतलब जो उपयोग लाने लायक रिसोर्स बनाना, ऐसा संसाधन बनाना जिसको वापस आप रिसाइकिल करके उपयोग में ला सके। तो उसके लिए क्या किया कि एक ग्लोबल रिसाइकलिंग डे के रूप में इसको मनाया जाता है। इसी के प्रति, रिसाइकलिंग के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए, ये डे लाया गया है। तो अब ये डे है वो आपका कब मनाया जाता है? ठीक है, 15 मार्च, 22 मार्च, 18 मार्च या 11 मार्च। तो इस रिसाइकलिंग डे को जो ब्यूरो ऑफ इंटरनेशनल रिसाइकलिंग जो BIR है, ये एक ब्यूरो ऑफ इंटरनेशनल रिसाइकलिंग, ये एक ब्यूरो है, और इस ब्यूरो ने इसको पहली बार 2018 में शुरू किया। फर्स्ट टाइम कब शुरू किया है इसको? फर्स्ट टाइम इसको 2018 में शुरू किया गया, और 2018 में ये इसका जो ब्यूरो का हेडक्वार्टर है वो ब्रसेल्स में है। और फर्स्ट टाइम जब इसको शुरू किया तो 2018 के किस डे को किया? वो आपका हो जाएगा 18 मार्च। 18 मार्च 18 मार्च 2018 को सबसे पहले ब्रसेल्स में इसको शुरू किया गया, और शुरू करने वाली एजेंसी थी BIR, ब्यूरो ऑफ इंटरनेशनल रिसाइकलिंग। इस ब्यूरो ने इसको शुरू किया। इस ब्यूरो का आपका हेडक्वार्टर भी है बेल्जियम में, ब्रसेल्स में इसका हेडक्वार्टर है। इसके प्रेसिडेंट भी होते हैं। इसके प्रेसिडेंट, वर्तमान में प्रेसिडेंट है वो रणजीत सिंह बख्शी, RS बख्शी के रूप में आप याद रख सकते हैं। RS बख्शी इसके वर्तमान में प्रेसिडेंट है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न आपका है सौरभ चौधरी किस गेम से, किस खेल से संबंधित है? तो सौरभ चौधरी आपका शूटिंग से संबंधित है। अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान के खेल मंत्री कौन है? राजस्थान के खेल मंत्री में ये तो आप सभी जानते होंगे कि राजस्थान के खेल मंत्री क्या अशोक चंदाना है? सचिन पायलट जो आपके डिप्टी CM है तो वो है नहीं। प्रताप सिंह खाचरियावास ये भी नहीं है। तो आपके कौन हो सकते हैं? अशोक चंदाना। ये राजस्थान के स्पोर्ट्स मिनिस्टर है। कैसे मंत्री है? इनको स्पोर्ट्स से जोड़ सकते हैं आप। ये स्पोर्ट्स मिनिस्टर है अशोक चंदाना, यानी AC कौन है? AC अशोक चंदाना जो आपके है राजस्थान के खेल मंत्री है। अगला प्रश्न देखिए, फीफा जो क्लब वर्ल्ड कप है 2020, फीफा FIFA जो पिछले एपिसोड में फीफा के बारे में आपको पूरा डिटेल बताया गया है। तो अब फीफा जो वर्ल्ड कप 2020 है, इसका आयोजन है वो कहाँ प्रस्तावित है? तो उसका आयोजन कहाँ प्रस्तावित है? उसका आयोजन आपका UAE नहीं, कतर दोहा में है। कहाँ पे है? कतर दोहा में। फीफा वर्ल्ड कप 2020 का आयोजन होगा वो कतर आपका दोहा में होगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है कौन से बैंक ने वीजा वर्चुअल डेबिट कार्ड इश्यू किया? कौन सा कार्ड है ये? वीजा वर्चुअल डेबिट कार्ड। पेटीएम पेमेंट बैंक लिमिटेड, एयरटेल
पेमेंट बैंक लिमिटेड, फोन पे या स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पेमेंट बैंक। तो वीज़ा वर्चुअल कार्ड, वर्चुअल ये डेबिट कार्ड है, ठीक है। तो ये डेबिट कार्ड आपका, जैसे आपका पेटीएम पेमेंट बैंक ने इसको इश्यू किया है, लेकिन ये जो पेमेंट बैंक क्या होता है, पेमेंट बैंक वो होते हैं, पेमेंट बैंक वो होते हैं जो आपको लोन है वो नहीं दे सकते, 1 लाख से ज़्यादा आपसे डिपॉजिट नहीं ले सकते। क्रेडिट कार्ड है इश्यू करना, वो इनकी जिम्मेदारी नहीं है, क्रेडिट कार्ड्स ये इश्यू नहीं कर सकते। और ये इनके खातों में जो पैसा डिपॉजिट होता है ये आगे उससे गवर्नमेंट के बॉन्ड्स खरीद सकते हैं, ये इनकी गवर्नमेंट के बॉन्ड्स में पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। ऐसे जो बैंक होते हैं दे आर कॉल्ड पेमेंट बैंक। तो पेमेंट बैंक जिनकी जो लाइबिलिटी होती है कि दे कांट इश्यू, जो लोन है आपका ऋण है वो आपको नहीं दे सकते, 1 लाख से ज़्यादा की आपसे डिपॉजिट नहीं ले सकते। क्रेडिट कार्ड आप इस प्रकार के बैंक से क्रेडिट कार्ड आप नहीं बना सकते, और ये सिर्फ डिपॉजिट जो गवर्नमेंट के जो बॉन्ड्स होते हैं उसी के अंदर ही आप इनका डिपॉजिट का एरिया है। विश्व विख्यात ब्रह्मा मंदिर राजस्थान के किस क्षेत्र में है? पुष्कर में है विश्व विख्यात ब्रह्मा मंदिर। अगला देखिए, गुरु जम्बेश्वर भगवान का मेला कहाँ लगता है? मुकाम में लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सहेलियों की बाड़ी। सहेलियों की बाड़ी कहाँ स्थित है? सहेलियों की बाड़ी आपका एक टूरिस्ट प्लेस है और वो आपका कहाँ पे स्थित है? उदयपुर में है। सहेलियों की बाड़ी के बाद अगला प्रश्न है, यंग साइंटिस्ट रिसर्च प्रोग्राम। यंग साइंटिस्ट रिसर्च प्रोग्राम का आयोजन आपका जयपुर में किया जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान में राज्यसभा चुनाव, देखो ये प्रस्तावित थे, अभी आपके स्थगित हो गए। राजस्थान सरकार हाई कोर्ट में जाके इसको स्थगित करवाया है। ये आपको 26 मार्च को प्रस्तावित था। तो राज्यसभा की कितनी सीटों के लिए चुनाव हो रहा था? राज्यसभा की 3 सीटों के लिए चुनाव हो रहा था, 3 सीट्स। अब एक चीज़ ये भी याद रखनी चाहिए आपको कि राजस्थान के अंदर विधानसभा की 200 सीटें हैं, 200 सीट्स ऑफ स्टेट असेंबली। विधानसभा की कितनी सीटें हैं? विधानसभा की आपकी 200 सीट है। लोकसभा की कितनी सीट है? 25 है लोकसभा की, और राज्यसभा की सीटें हैं टोटल। तो राज्यसभा के अभी ये चुनाव हो रहे हैं, टोटल सीटें राज्यसभा की 10 है। राज्यसभा की सीटें, राज्यसभा की हर जो दूसरे साल आपकी 1/3 सीटें हैं वो वैकेंट होती है। और इन राज्यसभा से जो सांसद जो जीतते हैं उनका जो कार्यकाल होता है वो आपका कितना होता है? 6 ईयर्स होता है। 6 साल तक ये अपने पद पर कार्य करते हैं। और राज्यसभा जिसके पदेन सभापति आपके भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं। तो ये इससे संबंधित जानकारी है, वो यू शुड रिमेंबर दिस वन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है, राजस्थान सरकार के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर कौन है? ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर आपके प्रताप सिंह खाचरियावास है। कौन है? प्रताप सिंह खाचरियावास ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर। हाल ही में होली के अवसर पर भीलुड़ा में खेली पत्थरों की राड होली काफी चर्चित रही। तो ये भीलुड़ा आपका कहाँ पे है? बांसवाड़ा है, डूंगरपुर है, उदयपुर है या राजसमंद है? इस प्रश्न का जवाब आपको बताना है। क्या होगा बताइए? भीलुड़ा। हाल ही में जो पत्थरों की राड, देखो पत्थर की जो होली है वो बाड़मेर में खेली जाती है। पत्थर होली जो है वो आपकी कहाँ खेली जाती है? बाड़मेर में। तो ये आपका भीलुड़ा आपका कहाँ होगा? डूंगरपुर। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है सी लॉन्च। ये एक प्रोजेक्ट है। शी का मतलब होता है महिला ही होता है। सी लॉन्च ये एक प्रोजेक्ट है, इसकी हाल ही में शुरुआत की गई है। तो ये शुरुआत हुई है एमपी से, मध्य प्रदेश से। सी लॉन्च जो प्रोजेक्ट है इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? मध्य प्रदेश से हुई। तो 30 अप्रैल 2017 में नगर निगम द्वारा इसको शुरू किया गया है, जरूरत का सामान बेचने और महिलाओं के लिए। इस योजना को भोपाल में जो नगर निगम ने इसको शुरू किया गया है, जरूरत का सामान बेचने के लिए महिलाएं
ऐसे जो 6 सेंटर नगर निगम एरिया में बनाए गए और सी लॉन्च इसको प्रोजेक्ट को नाम दिया गया। और महिलाएं कलाकृतियां बना करके, जो प्लास्टिक के ऊपर जो कलाकृतियां बना के और ऐसी कलाकृतियों से बना निर्मित जो भी उनका प्रोडक्ट है, दे कैन सेल इन दैट पर्टिकुलर जो कॉरपोरेशन एरिया, जो नगर निगम एरिया में बेच सकते हैं। ये एक प्रोजेक्ट जो एमपी सरकार ने लॉन्च किया था हाल ही में। जेंडर सोशल नॉर्म्स इंडेक्स जो रिपोर्ट है, ये कौन जारी करता है? ये जारी करता है आपका यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। ये भी एक यूएन की एजेंसी है, यूएनडीपी। ये कहाँ की एजेंसी है? यूनाइटेड नेशंस की एक एजेंसी है, यूएनडीपी। और ये इसी ने आपका हाल ही में जो आपका एक सोशल नॉर्म्स इंडेक्स जारी किया, जेंडर के बारे में। जेंडर में देखो, महिलाएं पुरुष, ये जेंडर में आते हैं। लेकिन इसका एक सर्वे बताता है कि जो 99% पुरुष और 90% महिलाओं को ही कम तरह आंकती है या उनके प्रति भेदभाव बरतती है। तो ऐसा एक जो रिपोर्ट है वो आपका यूएनडीपी की इस एजेंसी ने जारी किया, जेंडर सोशल नॉर्म्स, जो यूएनडीपी एजेंसी ने इस रिपोर्ट को जारी किया। तो यूएनडीपी का जो हेडक्वार्टर है वो आपका न्यूयॉर्क में है। इसके हेड है वो एचिम स्टेनर है। कौन हेड है? एचिम स्टेनर। और यूएनडीपी की स्थापना कब हुई है? यूएनडीपी की स्थापना आपकी 1965 में, ठीक है ना। तो एचिम स्टेनर इसके प्रमुख है, एचिम स्टेनर इसके प्रमुख है और इसको एस्टेब्लिश किया गया 1965 में। ये आपका है यूएनडीपी, जो यूनाइटेड नेशंस की एक एजेंसी है, यूएनडीपी। तो इसके द्वारा ये जेंडर सोशल नॉर्म्स एस्टेब्लिश किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, श्रेया अग्रवाल। श्रेया अग्रवाल का संबंध है वो किस खेल से संबंधित है? तो श्रेया अग्रवाल आपकी शूटर है। श्रेया अग्रवाल कौन है? शूटर है। अगला प्रश्न देखिए, शिवानी मंडा का नाम हाल ही में काफी चर्चा में रहा। ये राजस्थान से बिलोंग करती है, लेकिन मंडा राजस्थान में किस जिले से है? जोधपुर, जयपुर, नागौर या अजमेर? तो ये आपकी किस जिले से बिलोंग करती है? शिवानी मंडा आपकी नागौर जिले से बिलोंग करती है। शिवानी मंडा किस जिले से बिलोंग करती है? नागौर जिले से। और ये अभी चर्चा में क्यों है? इन्हें इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड का अवार्ड मिला है। इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड, इस बुक में इनका नाम दर्ज हुआ है। ये सम्मान इनको मिला है इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में। ये जो कलाकृतियां बना सकती है वो भी प्लास्टिक आइटम्स पे कलाकृतियां बनाने में ये दक्ष है। और शिवानी मंडा का नाम इसलिए चर्चा में है क्योंकि उनका इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम दर्ज हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? नेक्स्ट प्रश्न है, WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कोरोना वायरस को एक वैश्विक महामारी के रूप में घोषित किया। तो इसको वैश्विक महामारी के रूप में घोषित किया, लेकिन इसको किया कब है? WHO ने। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इसको महामारी के रूप में घोषित किया है, ये आपका 11 मार्च को वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को वैश्विक महामारी के रूप में घोषित किया गया। अगला प्रश्न देखिए, मिड डे मील योजना को शुरू कब किया गया है? मिड डे मील योजना आपकी 15 अगस्त 1995। ये योजना याद रखनी है, जो स्कूलों में बच्चों को खाना एक रिफ्रेशमेंट के रूप में ये प्रोवाइड करती है, जिससे स्कूलों में बच्चों की संख्या या उनके जो एडमिशन है वो बढ़े, इनकी संख्या बढ़े। इसलिए मिड डे मील योजना जो शुरू की गई है, और ये योजना भारत सरकार की है और इसको 15 अगस्त 1995 को लॉन्च किया गया है। कब लॉन्च किया गया इसको? 15 अगस्त 1995 को। अगला प्रश्न देखिए, एटीएम मशीनों को किस केमिकल से साफ किया जाता है? ठीक है, कौन सा केमिकल है अभी जो सफाई में काम आ रहा है? तो वो केमिकल आपका है सोडियम हाइपोक्लोराइड। कौन सा है? सोडियम हाइपोक्लोराइड, जिससे एटीएम मशीनें जो क्लीन की जाती है। राजस्थान का पहला टावर ट्री कहाँ लगाया गया? टावर ट्री आजकल लग रहे हैं, मतलब जो एक्चुअल में जो ट्री है
वो तो ख़त्म हो रहे हैं लेकिन टावर ट्री लग रहे हैं। तो ये टावर ट्री जो लगाया गया है ये आपका कहाँ लगाया गया है? टावर ट्री आपका जयपुर में लगाया गया है। और ये क्या करेगा? एयर प्योरीफाई करेगा, हवा को शुद्ध करने के लिए ये एयर प्योरीफायर के रूप में इसको एस्टेब्लिश किया गया है। जो राजस्थान का पहला टावर ट्री है, हवा को शुद्ध करेगा, जयपुर की हवा को ये शुद्ध करेगा। इसके बाद अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार ने हाल ही में कौन से लड़ाकू विमान की खरीद को हरी झंडी दी है? तो ये टोटल 83 विमान है और कैसे हैं? LCA टाइप के हैं और बजट टोटल इसका कितना आ रहा है? 35,000 करोड़। मतलब ये काफ़ी कम आ रहा है। पहले जो शुरुआत में कहा जा रहा था कि इसमें ये 50,000 करोड़ का खर्चा आएगा, लेकिन सरकार ने इसको काफ़ी कम रेट में इस डील को ख़त्म किया है और ये है LCA, लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट। तो लाइट कॉम्बैट जो एयरक्राफ्ट है वो आपका तेजस मार्क फर्स्ट ए। कौन से है? तेजस मार्क फर्स्ट ए। तो ये जो आपके 3 नहीं है, 83 जो आपके LCA है, 83 जो LCA केंद्र सरकार ने हाल ही में खरीद के लिए, इन लड़ाकू विमानों की खरीद के लिए हरी झंडी जो दी है, हरी झंडी दिखाई है, ये आपके 83 तेजस मार्क 1A है। तो इनका निर्माण करने वाली कंपनी है वो है आपकी कौन सी है? HAL। निर्माण किस कंपनी द्वारा किया जा रहा है? ये HAL, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। कौन सी कंपनी है? ये कंपनी आपकी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा निर्मित है और ये DRDO और ADA विमान विकास एजेंसी द्वारा डिजाइंड है। इसका डिज़ाइन किसने तैयार किया? डिज़ाइन DRDO और एविएशन डेवलपमेंट एजेंसी, जो आपकी विमान विकास जो एजेंसी है, इन दोनों ने क्या किया? इस विमान का डिज़ाइन किया है और इसको निर्मित किया HAL ने और इसका नाम है तेजस मार्क 1A। अगला प्रश्न देखिए। राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग की कार्यवाहक अध्यक्ष कौन है? कार्यवाहक अध्यक्ष, तो कार्यवाहक अध्यक्ष आपके प्रकाश टाटिया। राजस्थान मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है? प्रकाश टाटिया है। और आगे का क्वेश्चन देखिए। अगला है जाति जनगणना। क्या है अगला? जाति जनगणना। देखो 2018 में नरेंद्र मोदी सरकार ने बताया था कि वो देश में OBC जाति की जनगणना करवाएंगे, OBC जाति की जनगणना करवाएंगे। और अभी जो जाति गणना जनगणना का वर्ष जो तय किया गया है वो आपका 2021, क्योंकि वैसे भी जनगणना हर 10 साल के बाद होती है। जैसे पिछली जनगणना 1911 को हुई, अभी जनगणना 2021 को होगी, इससे पहले 1901 को हुई, इससे पहले 1991 को हुई। तो हर दशक के बाद आपकी जो जनगणना का प्रोग्राम है वो लॉन्च होता है, वो किया जाता है। तो ये इस बार जाति जनगणना भी 2021 को होगी। लास्ट क्वेश्चन है ये आपका जाति जनगणना। ठीक है, जाति जनगणना आपका अंतिम सवाल है। और इस तरह आपको हर सैटरडे और संडे जो आपका करंट अफेयर्स का ये जो क्वेश्चंस का सेक्शन है, हर संडे को और हर सैटरडे को आपको अटेंड करना है मॉर्निंग को 7:30 बजे। आज टेक्निकली डिस्टरबेंस की वजह से जो हमारा जो प्रिस्क्राइब्ड जो टाइम पीरियड था, जो टाइम हमने आपको पहले से बताया था, उस टाइम में हम आपको लाइव नहीं कर पाए बिकॉज देयर वाज अ टेक्निकल मिस्टेक। तकनीकी कारणों की वजह से हम वो आपको शो है वो दिखा नहीं पाए, 1 घंटा लेट आपको लाइव दिखाया है। हाँ, इसमें जरूर ये है कि सैटरडे संडे 2 स्पेसिफिक डे है जिसमें पूरी जो वीक की जो समसामयिक घटना जिसके ऊपर जितने भी मैक्सिमम प्रश्न बनते हैं, जैसे कि ये अभी जैसे 50 क्वेश्चन ये बने, इससे पहले हमने आपको 20 क्वेश्चन और बनाए, तो 70 से 80 क्वेश्चंस एक वीक में जो हम तैयार करते हैं, हमारी टीम आपको तैयार करके और एक्सप्लेन करेगी। और उस क्वेश्चंस और उसके साथ साथ उससे उसकी जो बैकग्राउंड में उसकी हिस्ट्री में जो घटनाएं हैं उससे लिंक्ड है, उससे संबंधित घटनाएं हैं, उन सारी घटनाओं को आपके समक्ष प्रस्तुत करेंगे ताकि आप जो तैयारी कर रहे हैं आपकी वो तैयारी रिफ्रेश होगी, आप उसको रिवाइज कर सकते हैं, आप उसको पुनः स्मरण कर सकते हैं। तो ये करंट अफेयर्स का ये सेशन है। इसके अलावा जो मंडे टू आपके जो फ्राइडे हैं, 5 डेज में हम सिर्फ
जो न्यूज़पेपर्स उसकी जो हेडिंग्स है या उसकी जो आपका जो टाइटल न्यूज़ का टाइटल है, उस टाइटल को लेके उस न्यूज़ पर्टिकुलर सेक्शन के अंदर जो इन्फो है वो हम कलेक्ट करके और उन पे जो क्वेश्चंस बनते हैं वो उसके न्यूज़पेपर के ऊपर ही प्रैक्टिस करके आपको बताते हैं कि आपको उस न्यूज़ से क्या क्या क्वेश्चंस है वो पूछे जा सकते हैं, किस प्रकार के प्रश्न है वो बन सकते हैं। वो हमारा जो चैनल है एक नज़र पत्रिका भास्कर न्यूज़ एनालिसिस पर, और हर मॉर्निंग को 7:30 बजे आपका लाइव यूट्यूब चैनल पे आपको मिलेगा। इसलिए बहुत संख्या में आप अपने साथियों को यूट्यूब चैनल ज्वाइन करवाइए, सब्सक्राइब करवाइए, शेयर करिए, लाइक करिए और बेल आइकन को दबा करके आप इस प्लेटफॉर्म को ज्वाइन कर सकते हैं। तो आप आइए और मैक्सिमम अपने साथियों को भी ज्वाइन करवाइए। ठीक है, ये आपकी तैयारी के लिए बहुत बेस्ट प्लेटफॉर्म है और नो डाउट इसको हम और हमारी टीम है संपूर्ण रूप से और सटीक और गुणवत्तापूर्ण आपके समक्ष ये करंट अफेयर्स, समसामयिक घटनाएं और इससे संबंधित जितने भी जो प्रश्न है वो आपके सामने हर वीकली 60 to 80 क्वेश्चंस है जो बनते हैं एक वीक में, वो आपके समक्ष पेश करेंगे। और इसके अलावा जो मंथ एंड पूरा एक महीने की जो करंट अफेयर्स की जो ई बुक हमारा जो प्लेटफॉर्म तैयार करता है, वो ई बुक आपको हमारे प्लेटफॉर्म पे आपको अवेलेबल रहेगी। वो ई बुक आपको फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल रहेगी। जैसे कि हमने पहले भी बताया था कि हमारे चैनल पे जो आपके रेगुलर जो कोर्सेज है, जो वीडियो क्लासेस है, जो टेस्ट सीरीज है, जिसमें हमने कांस्टेबल और पटवारी को फ्री ऑफ कॉस्ट कर दिया और इसके रजिस्ट्रेशन की तारीख अभी भी 25 तारीख है और स्टिल 25 तारीख तक आप रजिस्टर करिए, मैक्सिमम रजिस्टर करिए और मैक्सिमम आप वीडियो क्लासेस को लर्न करिए, वीडियो क्लासेस को आप ज्वाइन कीजिए और अपनी तैयारी को अच्छी तरह से आप अंजाम दीजिए। वो चाहे भले पटवारी की हो या कांस्टेबल की हो। रीट का बैच भी हमने शुरू कर दिया है। रीट लेवल फर्स्ट का बैच स्टार्ट हो गया। 30 जो मार्च को रीट लेवल सेकंड का बैच आपको स्टार्ट होगा। रीट के बैच के अंदर भी हमने जो आपको मैक्सिमम फीस में आपको रिबेट दिया है, 90% उसके अंदर फीस आपकी माफ़ है और उसके अंदर आपको मैक्सिमम जो टेस्ट सीरीज है वो टेस्ट सीरीज आपको फ्री ऑफ कॉस्ट उसमें अवेलेबल होगी। तो ये रीट का जो आप लेवल फर्स्ट और लेवल सेकंड का जो आपको जो तैयारी करवाई जाएगी उस मिनिमम मतलब 10% फीस ही आपको अदा करनी है। इसके अलावा हम जल्द ही AEN और JEN की जो भर्ती जो अभी हाल ही में निकली है उसके लिए आपको तैयारी का जो प्रोग्राम लॉन्च करेंगे और हाई कोर्ट की LDC का जो सेकंड ग्रेड की जो रिक्रूटमेंट निकली है तो इसके भी आप आने वाले भविष्य में हम आपको जल्द ही उसके बारे में सूचना उपलब्ध करवाएंगे कि हम बैच उसका ऑनलाइन बैच है वो कब शुरू करने जा रहे हैं। धन्यवाद दोस्तों, धन्यवाद स्टूडेंट्स, नमस्ते।